तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए अग्निवीर जीडी की एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। इस मॉक टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूंगा, इसमें आपको जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जाएंगे। सारी वीडियोस देखते रहना। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको सारी वीडियो सामने आते रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच इंडियन रूलर रेन सा द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार कंप्लीटेड। कौन से इंडियन रूलर के टाइम पे कुतुब मीनार की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। ऐसे जो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट करवाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली साइड में आपको देखने को मिलता है, आप सभी को पता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन जो कंप्लीट करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। बाकी फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ काम करा था, लेकिन जो बेसिक इंस्ट्रक्शन किसके टाइम पर कंप्लीट हुई थी, हम इल्तुतमिश यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर बोल देंगे। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दी स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी स्टेट से पास नहीं होता, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर केरला। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो इंडिया की 8 स्टेट से पास करता है। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, फिर हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, अपना मध्य प्रदेश आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा है, मणिपुर, मिजोरम वगैरह है। मैं कुछ मिस करूँ यहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश आ गया, फिर अपना वेस्ट बंगाल आ जाएगा, त्रिपुरा है, मिजोरम है। क्या मैं मिस करूँ? 1 2 3 4 5, गुजरात से हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड भी आ जाता, तो झारखंड में मिस कर रहा था। तो इन 8 स्टेट्स के पास करता, तो कहाँ से के पास नहीं करता? केरला से पास नहीं करता। आपसे ये वो पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड इन विच ईयर। पहले इंडियन जो को नोबेल प्राइज से सम्मानित कर गया था फिजिक्स के फील्ड में, और कौन से ईयर में उन्हें से अवार्ड से सम्मानित कर गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो पहली बार नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो मिला था वो सीवी रमन जी को मिला था, 1930 में मिला था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट रमन इफेक्ट जिसे कहा जाता है, इस पर इन्होंने काम किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, आपके लिए डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट यहाँ पर आते रहेंगे। आपने मॉक टेस्ट यहाँ से कवर करते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंसेप्ट भी क्लियर हो, जैसे आपकी हिस्ट्री की पूरी थ्योरी आपको समझ आ जाए, ज्योग्राफी पूरा आपको समझ आ जाए, रीजनिंग पूरा समझ आ जाए, मैथ आपको पूरा समझ आ जाए, सारे कंसेप्ट भी हो, क्वेश्चन सीरीज भी हो, पीडीएफ भी हो, अगर ये सब कुछ आप चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे अग्निवीर जीडी के कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आप वो कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, ये क्वेश्चन सीरीज भी मिलती रहेंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। तैयारी अगर आप जोर शोर से करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो कोर्स जाके ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा जा रहा है, which international organization was found in 1945 to maintain peace and security। 1945 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल जो बनाई गई थी, पर्पस था कि शांति वगैरह बनाए रखना। आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम था, वो खत्म हुआ था। फिर यूएनओ को बनाया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चार्टर है वो 26 जून 1945 को साइन करा गया था, और ये इफेक्ट में आया था 24 अक्टूबर 1945 से। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 आपके सामने कहा जा रहा है, दांडी साल्ट मार्च की बात करेंगे। ये प्रोटेस्ट था, ब्रिटिश की कौन सी पॉलिसी थी, वो साल्ट एक्ट लेकर आए थे मोनोपोली वाला, उसके अगेंस्ट में ये था। तो साल्ट टैक्स ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलता है। 1930 में था, महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, विच एलिमेंट डिस्कवर्ड ऑन द सन बिफोर अर्थ इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट इन द यूनिवर्स। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें अर्थ से पहले हमने उसकी डिस्कवरी सन में कर दी। 1868 में हुआ था, इसकी डिस्कवरी हो गई थी। अर्थ में नहीं पता, लेकिन सन में है, इसके बारे में पता लग गया था। बाद में पता लगा अर्थ में भी है, और ये अभी यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देखने को मिलता है, हाइड्रोजन के बाद सेकंड नंबर पे हीलियम है, और ये हीलियम है जो हमारे अर्थ से पहले इसकी डिस्कवरी सन में कर गई थी 1868 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवन हीलियम की बात करें, हीलियोस वर्ड से बना हुआ है, और हीलियोस का मतलब भी सन ही होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज। इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी है
जो कि 3 कंट्रीज का बॉर्डर शेयर करती है। वो 3 कंट्रीज है नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना से बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री कौन सी है? वो सिक्किम है। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है द बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में होती है, वो ब्रिटिश और किसके बीच में लड़ी गई थी? ब्रिटिश की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो मेन नाम आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन था? सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757, 1857 का रिवॉल्ट होता है, 100 साल पहले लड़ाई हुई थी ये वाली। Which gas discovered in the sun's atmosphere is inert and used in balloons? कौन सी गैस ऐसी जो सन के एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलती है और ये इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में, नोबल गैसेस की कैटेगरी में आती है और बैलून में भी इसे यूज कर जाता है फिल करने के लिए। तो वो कौन सी? वो फिर से हीलियम ही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पंचशील एग्रीमेंट की बात करेंगे। ये इंडिया कौन सी कंट्री के बीच में से साइन कर गया था 1954 में? पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में साइन कर गया था। हालांकि बाद में लड़ाई भी हो गई थी 1962 बट पहले 1954 में पंचशील एग्रीमेंट को साइन करा गया था। 29 अप्रैल 1954 को जो इसे साइन करा गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? राज्यसभा में किस किस को कितने सीट्स मिलेंगे, सीट्स का बंटवारा कैसे होगा, ये सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आपको देखने को मिलता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा में हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कुछ लोगों को नॉमिनेट करके भेजते हैं, तो वो 12 लोगों को नॉमिनेट करके भेजते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियोस देख रहे हो, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको और अच्छा कंटेंट चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है। क्वेश्चन 12 में कहा जा रहा है विच अफ्रीकन कंट्री वॉज नेवर कोलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर? इनमें से कौन सी अफ्रीकन कंट्री ऐसी पे कभी भी यूरोपियंस ने अपनी पावर नहीं दबाई, एक तरह से ऐसे कह सकते हो? वो इथोपिया ही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947? जब भारत का पार्टीशन होता है 1947 में, तब वॉइसरॉय कौन था? 1947 में ही मार्च में अपॉइंट करा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करेंगे, लुइस माउंटबेटन पूरा नाम है, लुइस माउंटबेटन। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू एंड फ्लोज वेस्टवर्ड? कौन सी रिवर ऐसी है जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है? मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है, इसको रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये नदी कौन सी? नर्मदा नदी की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं, ओजोन लेयर से रिलेट करता है। वैसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे वो किस इशू से रिलेट करता है? ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म करने की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो 1997 में इसको साइन करा गया था बट इफेक्ट में 2005 से आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच गैस, फिर से वही क्वेश्चन की कौन सी गैस है जो अर्थ से पहले वहां तक गई तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है? एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता नहीं इतने हीलियम वाले क्वेश्चन क्यों ऐड कर दिए। विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्लड बॉडी टू द हार्ट? हमारी बॉडी से जो गंदा खून है डीऑक्सीडेट में, जैसे ऑक्सीजन नहीं है, उस खून को दोबारा दिल तक लेकर जाने का काम कौन करते हैं? मतलब प्यूरिफाई वगैरह होता है, फिर पंप होता है वहां से ना। तो जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसे हमारी बॉडी से हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वेन्स करती हैं, जैसे वेना कावा की बात करेंगे तो वेन्स ही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टरीज प्योर ब्लड ऑक्सीजन कैरी करती हैं। क्वेश्चन 18 में कहा जा रहा है द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड? लाइट की बात करें, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और बेंड कर जाती है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एक होता है रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्शन, लेकिन जब वो बेंड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टोमक टू एड, मतलब हेल्प? कौन सा एसिड हमारे स्टोमक में होता है जो डाइजेशन में मदद करता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रेशर को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल भी से कहते हैं। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। और ये जो पास्कल है ये हमारे पास स्ट्रेस की भी एसआई यूनिट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे लास्टिंग अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स? कौन सा प्लैनेट इनमें से है जिसमें ड्यूरेशन सबसे कम होता है, दिन सबसे छोटा होता है, कम से कम 10 घंटे, अप्रोक्सीमेट 9 घंटे, तो 9.9 आवर का वहां पर जो दिन आपको देखने को मिलता है
ये जुपिटर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। जैसे हमारे अर्थ में 24 घंटे बोलते हैं, यहाँ पे 10 घंटे में खत्म हो जाता है दिन पूरा। क्वेश्चन 22 में कहा जा रहा है विच गैस डिस्कवर्ड इन द सन, कौन सी गैस जो सन में डिस्कवरी करेगी और क्रायोजेनिक्स में भी यूज कर जाती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फिर से हीलियम ही है वो इसे यूज करा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में, फिशन होता है, ब्रेकडाउन होता है सिस्टम का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स की बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हम पढ़ते हैं। ये कौन सा लॉ हमें बताता है, बॉयल्स लॉ बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोस अगर अच्छी लग रही तो शेयर करो। क्वेश्चन पर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट वगैरह समझने, तो हमारे एप्लीकेशन है वहां पर कोर्स वगैरह जो चल रहा है, उस बुक को एक बार, कोर्स को एक बार जो वो ज्वाइन वगैरह कर लो, वो अपने इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, कौन सी लेयर एटमॉस्फेयर की ऐसी है जो अर्थ को यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो यूवी रे से हमारे अर्थ का स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, और ओजोन ही तो है जो हमारे अर्थ को यूवी रे से बचाने का काम करता है, और ये ओजोन होती कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, पीएच मतलब देखो वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक और न्यूट्रल हो, उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच 7 होता है। अगर एसिड होगा तो 7 से कम होगा, बेस होगा तो 7 से ज्यादा होगा, लेकिन वाटर न्यूट्रल है, इसीलिए पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। विच मेटल विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वाइडली यूज्ड इन वायरिंग, कौन सा मेटल ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा, उसको सबसे ज्यादा वायरिंग में यूज करा जाता है। ऐसे कंडक्टिविटी तो सिल्वर की ज्यादा है, लेकिन हम महंगा होने की वजह से कॉपर को वाइडली यूज करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, जो हम प्रोसेस को बोलते हैं कि शुगर को अल्कोहल में बनाने का काम करे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ टीथ, कौन सा मिरर ऐसा है जिसको डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो टीथ की जब इंस्पेक्शन करे वो बड़ा बड़ा उसको देख सकें, तो वो कनकेव मिरर को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 में कहा जा रहा है अगर 20% किसी नंबर का 15 के बराबर है तो सेम नंबर का 60% किसके बराबर हो जाएगा, तो 20% मतलब डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 20% किसी नंबर का 15 के बराबर है, जैसे मैं वो पहले नंबर निकाल देता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 150/2 में एक्स मेरे पास कितना बचेगा 150/2, तो इसी नंबर का 60% निकालना है, इस नंबर का जब मैं 60% निकालूंगा तो 60% किसका निकालना है मुझे 150/2 का, ये 0 और 0 काट दो, 5 2 10 और 5 3 15 कर लो, है ना, 2 1 2, 2 को 30 से करो 60, 2 को 15 से 30, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45, 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20% किसी नंबर का 15 के बराबर, तो नंबर मुझे पता नहीं, नंबर मैंने x मान लिया, यहाँ से वो नंबर मुझे पता लग जाएगा, फिर जब नंबर पता लग जाएगा उसका 60% मैंने निकालना था, वही काम मैंने करा है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ तुमको समझ आया ही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन जिसको स्पीड ज्यादा लग रही है वो कम कर लेना, जिसको कम लग रही है वो ज्यादा कर लेना। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5, ए और बी दो पर्सन है, उनकी एज की रेशियो जो है वो 4:5 है। फिर कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस, अगर इनकी एज का डिफरेंस 8 साल का है तो बी की एज कितनी हो जाएगी, देखो इन दोनों की जो रेशियो है, अगर मैं रेशियो का डिफरेंस निकालूंगा, एक 4 है एक 5 है, रेशियो का डिफरेंस 1 है, ठीक है, रेशियो भी तो एज की ही है ना, तो रेशियो का डिफरेंस 1 है और एज का डिफरेंस 8 ईयर्स का है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रेशियो 8 साल के बराबर है। अगर एक रेशियो 8 साल के बराबर है तो बी की एज कितनी हो जाएगी, बी 5 रेशियो के बराबर है, एक रेशियो 8 साल के बराबर, तो 5 रेशियो किसके बराबर, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो बी की जो उम्र है वो 40 साल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में कहा जा रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया उसको सर्कल है, उसका एरिया आपको दिया है, उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर 154 के बराबर दिया है, मतलब 22/7
इंटू आर का स्क्वायर 154 के बराबर दिया हुआ है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जैसे 11 टू जो 22, 11 को 1 से करो 11, 11 को 4 से करो 44, 2 वन 2, 2 7 14, तो आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 49, यहाँ से आर मेरे पास 7 आ जाएगा। तो रेडियस मेरे पास 7 आ चुका है। इसकी हेल्प से मैंने रेडियस निकाल दिया। अब मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। आर तो मुझे पता लग गया 7 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 22/7 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, ये कट जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करो 22 के साथ, तो 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैथ में प्रॉब्लम आती है कोर्स ज्वाइन कर लो, वहां पे सब कुछ समझाएगा आसानी से। अगर अब सब कुछ आता है तो टेंशन मत लो, कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज देखते जाओ। क्वेश्चन 34 में कहा जा रहा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x भी लिख सकता हूँ, प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, x को जब x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ फिर माइनस, अगर मैं जैसे 3 भी लिखता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 3 जैसे 3 को अगर मैं सॉरी यहाँ पे क्या मिस्टेक, हाँ 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ 3x बन जाएगा। तो ये मेरे पास बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। तो एक मेरे पास x माइनस 3 आ जाएगा, एक मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे x मेरे पास 3 भी आ जाएगा, x मेरे पास 2 भी आ जाएगा। अब जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका पता है वही समझ पाए होंगे, 2 और 3 आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं पता, अगर भी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाना स्टार्ट करूंगा तो 5-10 मिनट लग सकते हैं बिगिनर्स को, इसलिए मैं समझा नहीं रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 35 में कहा जा रहा है एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ उसकी है, एक पोल को क्रॉस करने में 5 सेकंड का टाइम लगा रही है, इसकी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास 150, टाइम क्या है 5 का, इसको जब हम काटेंगे 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट 30 ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा जो मेरे पास आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आया है, मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करो, 5 को 1 से करो 5, 5 को 6 करो 30, अब 6 को अब 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 108 मेरे पास आ जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लग रही होगी, आप वीडियोस को शेयर भी करोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 36 में कहा जा रहा है दो नंबर इनका एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, और एक नंबर 48 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। एलसीएम हमको दिया 240, एचसीएफ हमको दिया 12, पहला नंबर हमको दिया 48, दूसरा नंबर हमको निकालना है x2। अब इसको कैलकुलेशन करें, 12 को 1 से करो 12, 12 को करो 4 से 48, तो 4 को करो 60 से, तो x2 मेरे पास 60 आ जाएगा। सेकंड नंबर वो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, मैथ को सिर्फ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, कुछ समझा नहीं रहा। जिनको कंसेप्ट पता होते हैं वो समझ रहे होंगे आसानी से, बाकी मैं आपके लिए पर्पस है सिर्फ मॉक टेस्ट लाना, सॉल्व करवा कर समझा देना। ठीक है, ये पर्पस है ताकि आप साइंस जी के क्वेश्चन याद करते जाओ, मैथ के क्वेश्चन इनको आते हैं वो समझते रहे कैसे आंसर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में कहा जाए अगर 3 की पावर x प्लस 1 जो है वो 27 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, ये भी 27 ही है, ये सब मेरे पास सेम है, तो मैं x प्लस 1 को बोलूंगा 3 के बराबर है। जैसे x ये 1 वहां पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x मेरे पास 2 के बराबर आ जाएगा। ये मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 38 में कहा जा रहा है एक शॉपकीपर है वो किसी आइटम को 20% के प्रॉफिट में बेचता है, अगर सेलिंग प्राइस 600 रुपीज का तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो देखो आपको पता है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ 600, यहाँ पे 600 लगा दो, कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 20 लगाऊंगा, तो 100 प्लस 20 120 मेरे पास बन जाएगा, तो 120 अपॉन 100 में यहाँ पे कर दूंगा। अब इसको मुझे सिंपली सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करूंगा, ये कट जाएगा, 12 को 5 से करो तो मेरे पास 50 को 10 से मल्टीप्लाई 500 आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट करूँ क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, ये मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 500 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीका समझ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, खुद ही भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला को बता ही रहा हूँ। क्वेश्चन 39 में कहा जा रहा है तीन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका सम 57 के बराबर है। कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ वाले नंबर, जैसे पहला नंबर 1 है, दूसरा 3 होना चाहिए, फिर आगे 5 होना चाहिए।
लेकिन मुझे पता नहीं ना कौन से 3 नंबर हैं, उनका सम 57 के बराबर आता है। मैं बोलता हूँ पहला नंबर x है, दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 4 हो जाएगा। तभी तो जब मैं x में 1 ऐड करूंगा तो 1, ये 3, ये 5 बन जाएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, इनका जब मैं सम करता हूँ, इन सभी को सम करता हूँ 57 के बराबर आएगा। यहाँ से 1 2 3, 3x प्लस 2 और 4 6, ये 57 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से 3x मेरे पास 57 माइनस 6 करूंगा 51 आ जाएगा, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कट के तो 3 मतलब 3 17 आ जाएगी। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? एक x है, एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 4 है। सबसे बड़ा नंबर x प्लस 4 हो जाएगा। तो x की जब मैं 17 ऐड करूंगा 17 प्लस 4 21 बन जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 40 की बात करेंगे। कहा जा रहा है अगर a रेशो b 2:3 के बराबर है, ये तरीका सॉल्व करने का। a रेशो b 2:3 के बराबर है, b रेशो c 4:5 के बराबर है। आपको a रेशो c निकालना है। जो खाली जगह है वो साथ वाला भर दो, यहाँ पे खाली जगह 4 खाली साथ में 4 साथ में भर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 8, इनको मल्टीप्लाई करो 12, इनको मल्टीप्लाई करो 15। आपको बोला a और c की रेशो निकालो, a और c की रेशो 8:15 है। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में कहा जा रहा है अगर 4 वर्कर किसी काम को खत्म करने में 12 दिन लगाते हैं तो कितने दिनों में 6 वर्कर खत्म करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला था m1d1 इक्वल्स टू m2d2, है ना। m1 कितना है, कितने महीने, 4 वर्कर है, कितने दिनों में खत्म करते हैं? 12 दिनों में। m2 मुझे निकालना है, कितने दिनों, हाउ मेनी डेज, कितने दिन लेंगे 6 वर्कर। यानी कि m2 की जगह में क्या लगाऊंगा, m2 की जगह में लगाऊंगा यहाँ पे, है ना। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कहाँ से होगा, ये यहाँ से इरेज होगा, एक सेकंड रुकेगा। चलिए, तो m2 की जगह कितने m है मेरे पास, 6 वर्कर है, m2 जो 6 लगा दो, कितने दिन लगाएंगे मुझे पता नहीं, मुझे वही कैलकुलेट करना था। देखो 6 में 6, 6 टू 12, 4 टू 8, तो 8 दिन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में कहा जा रहा है आपको एक पेट्रोल टैंक है जिसकी लेंथ आपको दी है 50 मीटर, विड्थ की 25 मीटर, डेप्थ की 10 मीटर। कितने लीटर पेट्रोल जो है इस पेट्रोल टैंक में आ जाएगा जब कंप्लीटली फिल होगा? देखो पेट्रोल टैंक की लेंथ भी दी है, विड्थ भी दी है, हाइट भी दी है। तो अगर लेंथ विड्थ हाइट दी, मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। जब मैं वॉल्यूम निकाल दूँ इसका मतलब कैसे होता है, कितना पेट्रोल लगेगा मैं वही निकाल सकता हूँ। जब मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना हाइट के साथ। देखो 50 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 125 आ जाएगा। तो 125 और 2 जीरो साथ में मैंने लगा दिए, ये मेरे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब में। लेकिन आपको पता है क्योंकि आपको बताना क्या है कितने लीटर, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आपका आंसर मीटर क्यूब में आया, बट लीटर में निकालना है, उसको 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो 125 के आगे आपको 5 जीरो दिखने चाहिए, 125 के आगे आपको 5 जीरो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पहले बैटरी चेक करनी पड़ेगी, बैटरी कितनी है। 21 मिनट हो जाएंगे तो हमारे चलो काम चल जाएगा तब तक। क्वेश्चन 43 में कहा जा रहा है अगर cos थीटा 3/5 के बराबर, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। और एक सेकंड मुझे चार्जर लगा देना देना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चार्जर लगाने से क्या पता ठीक हो जाए, थोड़ा ये सही से काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तुम्हें पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मैं 3/5 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। इसको मैं 1 माइनस 9/25 भी कर सकता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 25 में से 9 गए 16/25 बन जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो मेरे पास है वो 16/25 के बराबर बन जाएगा। जैसे अगर साइन थीटा निकालना चाहता हूँ अंडर रूट बन जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। ये मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अंडर रूट से स्क्वायर कट के सिर्फ 2 ही बच जाएगा। वैसे 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट कट के 5 बच जाएगा। तो 8:45 मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में वो भी देखने को मिल रहा है, वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर दो, अगर रेशियो आपको देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने टीए आर्मी का जो आपको मैं मॉक टेस्ट करवाया था वहां पे भी सॉल्व करवाया। अगर किसी ने देखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। मैं फिलहाल आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है।
फ्रेंड की कोडिंग ये है, एनिमी की कोडिंग क्या हो जाएगी, देखो एफ के बाद जी आता है, आर के बाद एस आता है, आई के बाद जे आता है, ई के बाद एफ आता है, सिंपली एबीसी यहाँ पे चल रही है। ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ आता है, ई के बाद एफ आ जाएगा, तो एफ ओ एफ से कई सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। एम के बाद एन आता है, तो एक ही ऑप्शन देखने को यहाँ पे आंसर भी हालांकि साथ में दिया हुआ है, बट आंसर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एन आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, ऑड वन आपको बताना है, इनमें से अलग कौन सा नंबर आपको वो बताना है। 13, 17, 19, 23, 27 अभी तो ऑड नंबर है, बट 13, 17, 19 और 23 प्राइम नंबर है, 27 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, लेकिन 27 1 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 9 में भी आता है, अपने में भी आता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कौन सी टर्म ऐसी है जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। देखो 4 से 9 बन रहा है, 4 इंटू 2 प्लस 1 करोगे, 4 का डबल करोगे 8, उसमें एक ऐड कर दो 9, 9 का डबल करो 18, उसमें एक ऐड कर दो, 19 का डबल करो 38, उसमें एक ऐड करो, 39 का अगर आप डबल करते हो तो आपके पास कितना बनेगा 78, उसमें एक ऐड करो 79, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर बुक का रिलेशनशिप रीड के साथ है, यानी कि बुक को पढ़ते हैं, नाइफ से कट करते हैं, तो पेन से लिखने का काम करते हैं ना, तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए इज टॉलर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है वो छोटा डी से, इसका मतलब डी बड़ा है सी से, और बी जो है वो सी से भी बड़ा है, बी जो है वो सी से भी बड़ा है, और सी जो है, और सी से बड़ा कौन है, सी से बड़ा डी है ना, तो बी सी से बड़ा है। और सबसे टॉलेस्ट कौन है, जो मर्जी हो जाए, इनको कहीं पर भी एडजस्ट करो, सबसे टॉलर तो ए ही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट यहाँ पे एंड होता है। मॉक टेस्ट अच्छा लगा वीडियो को शेयर करो, प्रॉब्लम आ रही है समझने वगैरह में, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना भी चाहते हो, पहली बार में पेपर पास करना चाहते हो तो जरूरी बन जाता है, कंसेप्ट भी समझो, क्वेश्चन सीरीज भी लगा दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को यहीं पर हम यहाँ पे एंड करने